हेलो बच्चों, मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। यहाँ हम क्लास 10 का केमिस्ट्री में सबसे लास्ट चैप्टर तक पहुँच चुके हैं, जिसका नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। चलिए बच्चों, देखते हैं इस चैप्टर में आज, जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा है कि पीरियोडिक टेबल का कैसे हुआ आविष्कार। इस पूरी कहानी को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे और समझेंगे किस तरह से कई सारे वैज्ञानिक आए, किस तरह से उन्होंने तत्वों का खोज किया, तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार पर व्यवस्थित किया, किस तरह से आगे आने वाले साइंटिस्टों ने एक सारणी बनाए, फिर आने वाले और साइंटिस्टों ने किस तरह से, और लास्ट में किस तरह से हमारा पीरियोडिक टेबल जो आज हम लोग देख रहे हैं किस तरह से बनकर तैयार हुआ। तो चलिए इस पूरी कहानी को हम लोग बढ़िया से देखेंगे और जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे उनको हम लोग याद भी करते चलेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हमारे पास क्या है। तो तत्व, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि तत्व क्या होते हैं। तो हमने क्लास 9 में भी पढ़े थे कि तत्व वैसे पदार्थ को कहते हैं जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं। ठीक है, जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं उन्हें तत्व बोलते हैं। जैसे सोडियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, ये सब क्या है, ये सिर्फ एक ही प्रकार के तत्व से, एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना है। यहाँ पर जैसे सोडियम का तत्व है तो सोडियम का तत्व केवल सोडियम का ही परमाणुओं से बना है। ठीक है बच्चों, हाइड्रोजन तत्व है तो हाइड्रोजन के ही परमाणुओं से बना है। तो वैसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं उनको क्या बोलते हैं बच्चों? तत्व बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, अगर आप सीबीएसई बोर्ड से है तो फिर भी मैं इंग्लिश में भी आपको बताऊंगा। ठीक है बच्चों, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए सन 1800 तक क्या हुआ, केवल 30 तत्वों का ही पता चला था। ठीक है, जैसे जैसे समय बीतता गया, ठीक है, जैसे जैसे 1800 ईस्वी आया, ठीक है, 1800 ईस्वी आया तब वहाँ पर हम लोग क्या देखे कि पूरा दुनिया में मात्र 30 तत्व ही पता चला था। मतलब टोटल 30 गो तत्व था। ठीक है, दुनिया में, और अभी तो हम लोग 118 गो तत्व देख रहे हैं। ठीक है, तो उस समय जो 1800 ईस्वी का बात हो रहा है उस समय कितना तत्व था? मात्र 30 गो तत्व था। ठीक है, अब सबसे पहले क्या हुआ कि जो भी ज्ञात तत्व था, जो हमको 30 तत्व पता था, उनमें सबसे पहले ज्ञात तत्वों को धातु और अधातु में वर्गीकृत किया गया। मतलब सबसे पहले जो हमको 30 तत्व मिला था प्रकृति में, तो 30 तत्वों को क्या किया वैज्ञानिकों ने, उसको कुछ तत्वों को धातु और कुछ तत्वों को अधातु में वर्गीकृत कर दिया, क्लासीफाई कर दिया। ठीक है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में उसको क्लासीफाई कर दिया। ठीक है, फिर क्या हुआ, अब एक 1817 में एक जर्मन का वैज्ञानिक आया, उसने क्या किया, उसने, जिसका नाम था उल्फ गैंग डोबेराइनर। ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना एक नियम दिया जिसका हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिक, डोबेराइनर का त्रिक नियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? डोबेराइनर का त्रिक नियम बोलते हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ ऐसा किया, उन्होंने क्या किया कि डोबेराइनर ने तत्वों को जो समान गुणधर्म के थे, ठीक है, जिसका कैरेक्टर, मतलब जिसका प्रॉपर्टी सेम था, उन्हें क्या किया, समूहों में व्यवस्थित किया। ठीक है बच्चों, तो ये आपका एग्जाम में 1 नंबर में पूछ सकता है कि डोबेराइनर ने तत्वों को, इस तरह से ऑप्शन रहेगा कि जो समान गुणधर्म के थे उसको किस में व्यवस्थित किया। तो ऑप्शन रहेगा आपका समूहों में, आवर्त में, ठीक है, या फिर और 2 का ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो किस में होगा? समूहों में, ग्रुप्स में उसको क्लासीफाई किया। ठीक है, तो ग्रुप क्या होता है, आवर्त क्या होगा, अभी बाद में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो लेकिन आप अभी ये वाला याद रख लीजिए कि डोबेराइनर ने क्या किया था, समूहों में बांटा था। ठीक है, तत्वों को समूहों में रखा था। ठीक है, इतना याद रहेगा। डोबेराइनर का जो त्रिक का नियम है वो 3-3 तत्वों वाले समूह थे। ठीक है, मतलब डोबेराइनर जो समूह में जो तत्वों को रखा था, ठीक है, समूहों में, इस तरह से समूह होता है, इस तरह से, ठीक है, समूह होता है। तो समूह में जो इलेक्ट्रॉन रखा, मतलब जो तत्व रखा था, जो समूहों में तत्व रखा, तो वो 3-3 गो का तत्व का समूह बनाया था। ठीक है, मतलब 3-3 गो जैसे रखा था, जैसे यहाँ पर पहले लिथियम को रखा था, फिर सोडियम को रखा था, फिर कैल्शियम को रखा था, ठीक, मतलब पोटेशियम को रखा था। तो ये पहला समूह हो गया। फिर कैल्शियम को रखा, ठीक है, फिर स्ट्रोंटियम को रखा, फिर बेरियम को रखा, ठीक है ना, फिर क्लोरीन को रखा, फिर ब्रोमीन को रखा, फिर आयोडीन को रखा। मतलब वे मात्र 30 गो उस समय तत्व पाया गया था और मात्र उन्होंने 9 ही गो तत्वों को सजा पाया था। ठीक है, तो इसलिए इनका ये जो त्रिक का नियम है ये ज़्यादा फेमस नहीं हुआ। ठीक है, तो ये जो उन्होंने समूह बनाया था, देखिए ये सब क्या है, समूह है। ठीक है, ये सब इस तरह का जो लाइन होता है वो समूह होता है। ठीक है, तो समूहों में वो कैसा समूह बनाया था, 3-3 गो तत्वों का समूह बनाया था। मैंने एक समूह में मात्र 3 गो तत्व रह सकता था। ठीक है, तो इस तरह से डोबेराइनर ने ये बताया। ठीक है, तो आपको याद रहेगा ये वाला डोबेराइनर का त्रिक का नियम कहता है कि त्रिक के तीनों तत्वों को, अभी हम लोग 3-3 गो तत्व देखे ना, उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने पर, मतलब यदि हम उसको आरोही क्रम में रखते, अभी मैंने आरोही क्रम में ही लिखा था, ठीक है, तो उनको रखते हैं तो जो बीच का जो तत्व होगा, जैसे सोडियम यहाँ पर बीच में, स्ट्रोंडियम यहाँ पर बीच में, बेरियम, ब्रोमीन यहाँ पर बीच में, ठीक है, तो बीच वाला जो तत्व है ना उसका परमाणु द्रव्यमान जो भी होगा, है ना, वो अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है। मतलब नहीं समझे, देखिए
इसका परमाणु द्रव्यमान जोड़ेंगे, इस लिथियम का परमाणु द्रव्यमान और पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान को जोड़ेंगे और आधा कर देंगे, मतलब 2 से भागा दे देंगे, तो इसका बीच वाला का परमाणु द्रव्यमान आ जाएगा, ठीक है, या फिर लगभग वहां तक पहुंच जाएगा। तो ये बताया। उसी तरह से कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान को जोड़ेंगे, बेरियम का परमाणु द्रव्यमान को जोड़ेंगे तो और आधा कर देंगे तो आपका स्ट्रोंडियम का परमाणु द्रव्यमान के लगभग आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से इसको जोड़ेंगे तो इसके परमाणु द्रव्यमान के बराबर आ जाएगा आधा करने पर, ठीक है। तो ये बताया डोबेराइनर ने और इसको डोबेराइनर का त्रिक नियम बोलते हैं, ठीक है बच्चों, याद रहेगा। और देखिए इसमें आपको परमाणु द्रव्यमान जरूर याद रखना है, ठीक है। और इसको सीरीज को भी याद रखना कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और परमाणु द्रव्यमान भी याद रखना है 6.9, 23.0, 69, 39.0, 40.1, 87.6, 137.3, फिर 35.5, फिर 79.9, फिर 126.9। तो इसको आपको याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है बच्चों, क्योंकि देखिए आपको याद रखना ये जरूरी है क्योंकि 11-12 में आपको काम देगा, है ना। ये वाला सोडियम मतलब ये वाला देखिए तत्व याद रखना आसान है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान को आपको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो आप बाद में जाकर पछताएंगे। देखिए इस तरह से मैंने एक करके दिखा दिया है कि ये सोडियम को जोड़ा है और ये पोटेशियम को जोड़ा है, तो ये आपका बीच में क्या था, मतलब ये लिथियम को जोड़ा है और ये पोटेशियम को जोड़ा है, तो बीच में सोडियम का परमाणु द्रव्यमान के बराबर आ गया। देखिए लगभग इतना नहीं आया लेकिन लगभग आ ही गया, ठीक है। इस तरह से लगभग का साइन आप दे सकते, ठीक है। तो देखिए डोबेराइनर का ये जो त्रिक का नियम था वो फेल हो गया, ठीक है, क्योंकि उस समय 30 गो तत्व था ज्ञात और वो मात्र 9 गो तत्वों को सजा पाया था, ठीक है। और उसका जो त्रिक का नियम था उतना ज़्यादा चला नहीं, ठीक है। और लेकिन डोबेराइनर ने जो ये जो साइंटिस्ट था जो जर्मन का था, जर्मनी का था रसायनज्ञ, उसने एक चीज़ बहुत अच्छा से बोल दिया कि प्लेटिनम, उसने एक चीज़ नया खोजा कि प्लेटिनम को सबसे पहले उन्होंने ही उत्प्रेरक के रूप में पहचाना था, ठीक है। उन्होंने वही एक पहला साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था कि प्लेटिनम भी एक प्रकार का उत्प्रेरक होता है। तो ये किसने बताया था, डोबेराइनर ने पहचाना था कि प्लेटिनम एक उत्प्रेरक होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए डोबेराइनर कब आया था, 1817 में आया था। उसके बाद आया आपका न्यूलैंड्स आया। न्यूलैंड्स भी एक क्या है, एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे, है ना। डोबेराइनर का त्रिक तो उतना थोड़ा चला क्योंकि वो पहला खोज हुआ था और पहला चीज़ सबको अच्छा ही लगता, भले वो खराब था लेकिन फिर भी पहला चीज़ था ना, इसीलिए। लेकिन न्यूलैंड जब आया ना तो इसका हर एक चीज़ गलत था, हर एक चीज़, ये जितना कुछ बताया सब गलत बताया, ठीक है। जो आपका न्यूलैंड आया ना, न्यूलैंड कौन था, एक अंग्रेज वैज्ञानिक था जॉन न्यूलैंड्स, जो 1866 में अपना अष्टक का नियम दिया। अष्टक का नियम, अष्टक मैंने 8 गो, ठीक है। तो देखिए क्या है 8, देखिए जो जॉन न्यूलैंड्स है ना, उन्होंने ज्ञात तत्व उस समय देखिए डोबेराइनर के समय 30 गो तत्व ज्ञात था, ठीक है। न्यूलैंड के समय कितना तत्व ज्ञात था बता सकेंगे, 56 गो तत्व ज्ञात था न्यूलैंड्स के समय, ठीक है। न्यूलैंड्स ने क्या किया, ज्ञात तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। देखिए पहला जो साइंटिस्ट आता है और जो पहला बात उसने कहा कि किया, वही वाला दूसरा साइंटिस्ट भी बोलता है। डोबेराइनर भी परमाणु द्रव्यमान के ही आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित किया था। न्यूलैंड भी आया तो वही परमाणु द्रव्यमान का ही बेसिस पर उसने भी अपना काम किया, ठीक है, और अपना अष्टक का नियम दिया। न्यूलैंड का अष्टक का नियम क्या होता है, वो हाइड्रोजन से लेकर 56वें तत्व थोरियम तक लागू हुआ, ठीक है। मतलब हाइड्रोजन से लेकर 56वें तत्व उसने थोरियम तक बता दिया और अष्टक का नियम दे दिया, ठीक है। लेकिन देखिए उसने हाइड्रोजन से लेकर मतलब 1 से लेकर 56 तक बता दिया, लेकिन 1 से लेकर 56 तक पूरा लागू नहीं हुआ, ठीक है। देखिए वो कहाँ तक लागू हुआ देखिए, इसलिए ये जितना चीज़ बताया सब गलत बताया। न्यूलैंड का जो अष्टक का सिद्धांत था वो कहता है कि प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान होगा। मतलब 1 से लेकर 8 तक उसने तत्वों को सजाया, ठीक है, 1 से लेकर 8 तक, और जो 8वां तत्व होगा, ठीक है, वो पहले तत्व के गुणधर्म के समान होगा। इसलिए 8वां तत्व 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद जो 8वां तत्व यहाँ पर लिखेंगे वो पहले तत्व के गुणधर्म के समान है, इसलिए हम 8 को यहाँ नहीं लिखेंगे बल्कि यहीं पर लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि वो पहले तत्व के गुणधर्म के समान है। तो इस तरह से फिर दूसरे 9वें के तत्व से बराबर होगा, फिर तीसरा इस तरह 10वें के साथ बराबर होगा, ठीक है। तो इस तरह से न्यूलैंड्स ने बताया और 56 तक बताया, ठीक है, जितना ज्ञात था उस समय, ठीक है। तो प्रत्येक 8वें तत्व का गुण पहले तत्व के समान होता है, इसलिए 8वां तत्व को पहले समूह में रख दिया, ठीक है। इसने भी समूह में बांटा था। न्यूलैंड का अष्टक का सिद्धांत की तुलना संगीत का अष्टक से की गई। कैसे, देखिए संगीत का 7 सुर क्या आता है, संगीत का क्या 8 सुर होता है, नहीं होता है, ठीक है, 7 सुर होता है। तो क्या बताया, सा रे गा मा पा धा नी, ठीक है, ये हो गया संगीत का 7 सुर जो भारत में चलता है। और विदेशों में क्या चलता है, देखिए विदेशों में ये वाला चलता है, डो रे मी फा सो ला टी, फिर डो से स्टार्ट होता है और यहाँ फिर नी से सा स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये हमारे भारत में चलता है संगीत के 7 सुर, सारे गा मा पा धा नी सा, फिर निशा, फिर सा से मैंने रिपीट होते जाता है। उसी तरह से डो रे मी फा सो ला टी डो, इस तरह से रिपीट होते जाता है, ठीक है। तो इसी संगीत का अष्टक को ही उसने अपना अष्टक का नियम बता दिया
और इस तरह से 56 को तत्व उसने सजाया, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। और यहाँ पर छूट गया था इसलिए मैंने बाद में लिखा था क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम। यहाँ पर Cr मतलब क्या, क्रोमियम, Ti मैंने टाइटेनियम, ठीक है। उसके बाद मैग्नीज, फिर आयरन, फिर कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, इट्रियम, इंडियन, है ना, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमियम, सॉरी ब्रोमीन, रूबिडियम, स्ट्रोंटियम, सेरियम तथा लैंथनम, और जेडार माने जर्कोनियम। फिर इस तरह खाली जगह मतलब और भी सारा है, ठीक है, 56 तक है, ठीक है। तो ये आपका न्यूलैंड ने बताया अपना अष्टक का नियम, लेकिन न्यूलैंड का जो अष्टक का नियम है ना वो मात्र यहीं तक लागू हुआ, वो 56 तक सजा दिया, ठीक है। लेकिन वो जिस तरह बताया कि प्रत्येक 8वां तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान होगा, ये बात उसने बताया था, ठीक है, पहला बात ये बताया था, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो कैल्शियम तक ही ये वाला लागू हुआ, कैल्शियम तक ही, है ना, कैल्शियम तक ही ये वाला चीज़ लागू हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक गया, ठीक है, फिर यहाँ से यहीं तक लागू हुआ, बस इधर से ये वाला चीज़ तो लागू नहीं हो रहा था कि प्रत्येक 8वां मतलब बेरिल मतलब बोरान का जो गुणधर्म है वो यहाँ तक देखिए, यहाँ से एक लाइन, 2 लाइन और तीसरा लाइन में कैल्शियम तक लागू हुआ, क्यों, फिर बोरान, एल्युमिनियम, फिर क्रोमियम का गुण इन लोग 2 से नहीं मिल रहा था, टाइटेनियम का गुण कार्बन और सिलिकॉन से नहीं मिल रहा था, ठीक है। मतलब हर 8वां तत्व पहला तत्व के गुणधर्म से नहीं मिल रहा था, कहाँ के बाद, कैल्शियम के बाद, इसलिए ये वाला भी उसका बात गलत सिद्ध हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए न्यूलैंड ने एक और ज़्यादा, जब आदमी का घमंड हो जाता है, ठीक है, तो उसका घमंड चूर भी हो जाता है, उसको ज़्यादा आदमी मैंने वैल्यू नहीं देता, तो उसने ज़्यादा देखिए क्या घमंड दिखाया न्यूलैंड ने, अंग्रेज वैज्ञानिक था, है ना, तो घमंड तो दिखाई भी करेगा। क्या किया, वो बोल दिया, भविष्यवाणी कर दिया कि प्रकृति में केवल 56 को तत्व रहेगा, है ना, माने 56 को तत्व विद्यमान है और 56 को रहेगा, वो कभी मतलब और भविष्य में कभी अन्य तत्वों का खोज नहीं होगा, ये वाला उसका ज़्यादा घमंड हो गया था, ठीक है। 56 को तत्व अपने सजा दिया, वो सोचा कि बहुत बड़ा हम काम कर दिए, है ना, उसको नहीं पता था कि भविष्य में भी और भी तत्व खोजेगा, और वो अपने घमंड में चूर होकर बोल दिया कि और भविष्य में 56 से ज़्यादा तत्व का खोज नहीं होगा, ठीक है। तो ये वाला उसका बात ये भी गलत हो गया। तो देखिए अभी तक 2 को बात बताया और दोनों बात गलत हो गया। फिर देखिए तीसरा बात उसने बोला कि समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ रखा उसने, ठीक है। देखिए समान गुणधर्म वाला तत्व को एक साथ रखा मतलब समूह में इधर जितना तत्व है सबका गुणधर्म समान होगा, इधर जितना है सबका गुणधर्म समान होगा, है ना। लेकिन देखिए यहाँ पर आप ज़्यादा ध्यान से देखेंगे तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ये सब समान गुणधर्मों वाले तत्व है ना। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ये सब हैलोजन ग्रुप होता है, आप जानते हैं, ठीक है। लेकिन आप ध्यान से देखिए कोबाल्ट और निकेल क्या इन लोग के समान है, इन लोग के गुणधर्म को शो कर सकता है कोबाल्ट और निकेल। आप संयोजक आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी करके देखेंगे कि तो क्लोरीन, फ्लोरीन, है ना, ब्रोमीन ये सब का जो बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन कोबाल्ट और निकेल का नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो मैंने अलग गुणधर्मों वाला तत्व को तुम एक साथ रख दिया, ये भी बात गलत हो गया। अगर आप फिर से दूसरा पॉइंट ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर देखिए कोबाल्ट और निकेल को जो है ना, यहाँ पर आयरन को देखिए, आयरन, कोबाल्ट, निकेल ये सब समान गुणधर्म का होता है, आप जानते हैं। तो आयरन, कोबाल्ट, निकेल जो समान गुणधर्म का होता है, लेकिन आयरन को देखिए दूर में रख दिया, ये वाला भी उसने गलत काम कर दिया, ठीक है। यानी समान गुणधर्म वाले तत्वों को अलग अलग कर दिया और असमान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ कर दिया। देखिए कितना बड़ा बुड़बक का काम कर दिया उसने। ये देखिए देखिए आप कोबाल्ट और निकेल जो कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन से भिन्न है ना, किंतु न्यूलैंड ने इन्हें एक साथ उसी स्तंभ में रख दिया, है ना, ये गलत कर दिया है। असमान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ रख दिया, जबकि आयरन को कोबाल्ट और निकेल से दूर रख दिया, जबकि क्या है ये समान गुणधर्म वाले तत्व, यानी जो समान गुणधर्म वाले तत्व है उसको अलग कर दिया और असमान गुणधर्म वाले तत्व को एक साथ कर दिया, ये भी गलत कर दिया। तीनों पॉइंट गलत कर दिया। इसीलिए अष्टक और अष्टक वहाँ पर पहले ही मैंने बताया था कि कैल्शियम तक ही लागू हुआ, मतलब बहुत टोटल 17 को तत्वों तक लागू हुआ। देखिए गिन के देख लीजिए, 1 2 इधर से 7 को, 7 दूनी 14 को हो गया, 15 16 17 को तत्व तक लागू हुआ। और ये सब काफ़ी हल्का हल्का तत्व है, ठीक है, जो आसान आसान है ना। लेकिन देखिए वही वाला न्यूलैंड का अष्टक का जो सिद्धांत है ना, वो केवल हल्के तत्वों के लिए ही ठीक ठाक लागू हो पाया, कैल्शियम से ज़्यादा तक नहीं जा पाया। तो ये भी उसका एक बहुत बड़ा लिमिटेशन था, ठीक है, खामियां था। तो देखिए इसीलिए न्यूलैंड का जो है ना उतना ज़्यादा मार्केट में नहीं चलता है ना, हर चीज़ ये गलत बता दिया, हर चीज़। अब हमारा आया जाने माने साइंटिस्ट जिसके नाम आप लोग जरूर सुने होंगे, मेंडलीफ, है ना। तो तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य श्रेय रूसी रासायनिक डिमित्री इवानोविच मेंडलीफ को जाता है। ये देखिए रूस का था, लेकिन आपको एक चीज़ बाद में एक मज़ेदार चीज़ पता चलेगा कि रूस का वैज्ञानिक था। और उसका एक चीज़ देखिए रूस का वैज्ञानिक था, है ना, अभी मैं बात बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए पढ़ते, देखिए मेंडलीफ जो था ना उसने अपने आवर्त सारणी को उनके देखिए मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी दे दिया। देखिए ये सबसे बड़ी विशेषता थी कि उसने आवर्त सारणी दिया, आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल। देखिए अभी तक जितना साइंटिस्ट आया था उसने पीरियोडिक टेबल नहीं दिया था, केवल अपना नियम दे रहा था कि ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है ना, बस। लेकिन पीरियोडिक टेबल सबसे पहले किसने बनाया? मेंडलीफ ने बनाया। ये सबसे बड़ी उपलब्धि थी,
है ना। मेंडली इसीलिए इसको सबसे ज़्यादा, इसका नाम सबसे ज़्यादा हम लोग सुनते हैं। और जो अभी हमारा जो मॉडर्न का पीरियोडिक टेबल चल रहा है, वो जो उस पीरियोडिक टेबल को जिसने बनाया उस वैज्ञानिक को हम लोग बहुत कम पहचानते हैं, लेकिन मेंडलीव को सबसे ज़्यादा हम लोग पहचानते हैं। ठीक है, इसका नाम हर जगह सुनते हैं, क्योंकि जो पीरियोडिक टेबल दिया था वो सबसे पहले मेंडलीव नहीं दिया था। भले इसका पीरियोडिक टेबल में थोड़ा गलतियाँ था, है ना, और उसको सुधारा गया बाद में। ठीक है, तो मेंडलीव ने ही सबसे पहले पीरियोडिक टेबल दिया था, आवर्त सारणी। ठीक है, तो किस तरह से उसने आवर्त सारणी बनाया था, इसका हम लोग संघर्ष को भी थोड़ा देखते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उसका जो पीरियोडिक टेबल था ना, वो किस चीज पर बेस्ड था, वो मूल गुणधर्म, तत्वों का मूल गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान। देखिए इसका सब चीज ठीक था, लेकिन ये एक चीज बुड़बक का काम कर दिया कि उसने परमाणु द्रव्यमान पर कर दिया। यही वाला यदि उसने थोड़ा सुधार सोच समझ कर बनाता तो थोड़ा चलिए ये मेंडलीव आज के जमाना में सबसे बड़े साइंटिस्ट हो जाते हैं पीरियोडिक टेबल का। लेकिन देखिए इसने परमाणु द्रव्यमान को, यही वाला इसका खाली कमजोरी था, बस यही वाला खाली परमाणु द्रव्यमान। तो अभी पता चलेगा इसका सब चीज खाली एगो वैज्ञानिक मैंने चुरा करके लिख दिया, और खाली परमाणु द्रव्यमान की जगह में एक दूसरा चीज लिख दिया, जिस कारण से वो महान बन गया और इसको थोड़ा पीछा छूट गया। ठीक है, ये थोड़ा पीछे छूट गया। देखिए चलिए हम लोग देखते हैं जो पीरियोडिक टेबल था जो मेंडलीव ने बनाया था वो किस चीज पर बेस्ड था, तत्वों के मूल गुणधर्मों पर, परमाणु द्रव्यमान पर, और रासायनिक गुणधर्मों में समानता, मतलब जो समान गुणधर्मों वाले, जो समान रासायनिक गुणधर्मों वाले तत्वों को एक साथ किया था। ठीक है, इस पर देखिए मेंडलीव के समय जो था ना, देखिए डोबेराइनर जब आया था, ठीक है, डोबेराइनर कब आया था, 1817 में आया था। डोबेराइनर का त्रिक का नियम, उस समय तत्व कितने थे नेचर में, 30 गो था, और उसने नोए को सजाया था, है ना। उसके बाद जब न्यूलैंड आया उस समय कितना तत्व ज्ञात था, 56 गो। अब जब मेंडलीव आया, मेंडलीव कब आया, 1872 में आया। ठीक है, तब क्या हुआ, मेंडलीव के समय टोटल 63 गो तत्व ज्ञात था, 63 गो। ठीक है, देखिए मेंडलीव ने किस तरह से पीरियोडिक टेबल बनाया था, देखिए बहुत कष्ट से उन्होंने बनाया था, बहुत मेहनत से। देखिए इसीलिए इसका नाम जाना जाता है। देखिए मेंडलीव ने क्या किया, 63 को ताश का पत्ता लिया। ठीक है, 63 का ताश का पत्ता लिया, ठीक है, कार्ड लिया, और क्या किया, प्रत्येक कार्ड में, है ना, जितना भी तत्व है सबका संकेत को लिखा। ठीक है, जैसे कार्ड लिया ताश का कार्ड, तो आप जानते हो, देखे होंगे, क्या किया, सब तत्व को संकेत को लिखा। जैसे सोडियम है तो Na लिख दिया ताश के ऊपर में, ठीक है, बड़ा बड़ा लेटर में। और क्या किया, उसमें परमाणु द्रव्यमान लिखा, है ना, रासायनिक गुणधर्म लिखा, है ना, कोना कोना में या फिर कहीं भी लिखा होगा, भौतिक गुणधर्म भी लिखा, और सब कुछ संयोजकता, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा, और बहुत कुछ लिखने के बाद, है ना, जितना भी उस तत्व के बारे में पता था सबको लिख दिया और अपना दीवार में जाके चिपका दिया। इस तरह से टोटल 63 गो तत्वों को, मैंने 63 गो तत्वों को लिख कर 63 गो कार्ड बना करके उसने दीवार में चिपकाया था, अपना घर का दीवार में। ठीक है, अब जहाँ पे वो शोध वगैरह करते हैं, है ना, रिसर्च करते हैं, वहाँ पर जाके चिपका दिया। ठीक है, तो इस तरह से, और इस तरह से अलग अलग तत्वों को, गुणधर्मों को लिखा कार्ड पर और दीवार में जाकर चिपका दिया, और फिर उसने आवर्त सारणी का निर्माण किया। और जो उसका आवर्त सारणी जो था ना, और इस तरह से उसने जब दीवार में चिपका दिया सबको लिखकर, है ना, तब वहां पर एक उसको क्या पता चला कि देखिए 1 से लेकर 18 तक गया, है ना, 1 से लेकर गया जहां तक गया, और वहां पर देखने के बाद देखेंगे एक कार्ड रखा, दूसरा कार्ड रखा, तीसरा, इस तरह लाइन में रख रहा था। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन में, वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल में, क्षैतिज रेखा में। ठीक है, रख रहा था सीधा, जिस तरह से रोड होता है ना, वो वाला वो खंभा वाला नहीं समझिए, रोड वाला। एक कार्ड रखा, दूसरा कार्ड रखा, तीसरा कार्ड रखा, इस तरह जाते जाते फिर देखा कि एक समय में अब रिपीट होने लगा, माने जो उसका गुणधर्म जो लास्ट वाला का वो फर्स्ट जैसा मिल रहा था, फिर उसको फर्स्ट की जगह में रखा, फिर तीसरा, फिर इस तरह चलते रहा, फिर उसको फर्स्ट की जगह में रखा, फिर इस तरह चलते गए। ठीक है, तो उस तरह से उसने एक पीरियोडिक टेबल बनाया, है ना। और उसका जो पीरियोडिक टेबल का सिद्धांत क्या था, देखिए उसका पीरियोडिक टेबल किस सिद्धांत पर कार्य, मतलब किस सिद्धांत पर था, तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होता है। जो पीरियोडिक क्लास, जो तत्वों का गुणधर्म होता है, जो प्रॉपर्टी होता है, जो कैरेक्टर होता है तत्वों का, जो प्रॉपर्टी, जो एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास, बस ये उसका मेंडलीव का आवर्त सारणी का सिद्धांत था। ये आपको याद रखना, क्योंकि ये एग्जाम में पूछ देता है 1 मार्क्स में, OMR में, मतलब जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है ना, उसमें लिखा रहता है, आपको 4 गो ऑप्शन रहेगा, उसमें ये वाला भी 1 ऑप्शन रहेगा, इतना बड़ा। तो आपको ये याद करके रखना है कि मेंडलीव के आवर्त सारणी का सिद्धांत क्या था, कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होता है। इसको रट लीजिए, जो करना है, ठीक है, समझ लीजिए, समझने वाली चीज़ें, तत्वों के गुणधर्म जो भी होता है वो उसका परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होता है। जिस तरह से परमाणु द्रव्यमान चेंज होते रहता है ना, बदलते रहता है, उस तरह से उसका क्या होता है, मैंने जिस तरह से परमाणु द्रव्यमान बदलते रहा, तो उस तरह से तत्वों का गुणधर्म भी बदलते बदलते उसने सारणी बनाया था, पीरियोडिक टेबल। ठीक है, देखिए इतना समझ में आ गया। उसके बाद देखिए मेंडलीव के जो आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ, मतलब जो खंभा जैसा होता है, उसको उन्होंने क्या बोला, ग्रुप बोला, समूह बोला। ठीक है, मतलब जो खड़ा खड़ा रहता है उसको उन्होंने समूह बताया, मैंने समूह नाम दे दिया। और जो क्षैतिज, जो इस तरह से क्षैतिज वाला जो होता है ना, जो रोड जिस तरह जाता है सॉलिड, है ना, उसको उन्होंने क्षैतिज पंक्तियों को क्या नाम दे दिया, आवर्त नाम दे दिया, पीरियड नाम दे दिया। देखिए समझ में, इसको देखिए, इसको ये वाला जो लाइन है ना, इसको क्षैतिज नाम दिया, पीरियड। और इस तरह जितना लाइन है ना, इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह का लाइन को पीरियड नाम दिया, पीरियड। और इस तरह का लाइन को क्या नाम दिया,
इस तरह का लाइन को उन्होंने क्या नाम दिया, ग्रुप नाम दिया। इस तरह का लाइन को ग्रुप नाम दिया, ग्रुप, एक गो ग्रुप, दो गो ग्रुप, तीन गो ग्रुप, इस तरह से, ठीक है। और इस तरह से एक गो पीरियड, दो गो पीरियड, तीन गो पीरियड, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद देखिए, मतलब मेंडलीव ने बहुत अच्छा बात बताया था और काफ़ी सोच समझ कर बात बताया था, ठीक है, जो भविष्य में भी उसको माना सब लोग, ठीक है। मेंडलीव की जो आवर्त सारणी में तत्व से बनने वाले हाइड्राइड और ऑक्साइड के सूत्र को तत्वों के वर्गीकरण के लिए मूलभूत गुणधर्म माना। देखिए, जब उसने कार्ड को दीवार में चिपका रहा था तो वो गुणधर्म को ही लिख कर चिपका रहा था ना, जो मूल गुणधर्म को ही लिख रहा था ना। तो मूल गुणधर्म तो बहुत सारा होता है ना, तो एक बेसिक बनाया। क्या बेसिक बनाया, एक बेसिक क्या बनाया, बनाया हाइड्राइड और ऑक्साइड को बेसिक माना, ठीक है। मतलब फार्मूला दिया, ये वाला फार्मूला दिया, देखिए RO, ऑक्साइड के लिए RO दिया, यहाँ पर R कोई भी तत्व हो सकता है, सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम कुछ भी हो सकता है। और एगो दिया RH दिया, एगो हाइड्राइड और एगो ऑक्साइड। यही वाला फार्मूला कहीं कहीं RO लिखा, फिर दूसरा ग्रुप में R2O लिख दिया, फिर R2O3 लिख दिया, इस तरह से चलते रहा। और जिस तरह का जिसका गुणधर्म इस फार्मूला में आ रहा है ना, जो तत्व इस फार्मूला में आ रहा है उसको इस तरफ लिख दिया, और जो भी तत्व इस फार्मूला में बैठ रहा था उसको इस तरफ लिख दिया, और जो तत्व इस फार्मूला में बैठ रहा था उसको इस तरफ लिख दिया। उसी तरह से हाइड्राइड में भी किया, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने अपना पीरियोडिक टेबल बनाया था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मेंडलीव का जो, देखिए मैंने आपको बताया था ना कि वो रूस का था, लेकिन उसका एक चीज़ को बहुत माने वो इतना ज़्यादा फेमस हो गया था ना कि देखिए उसका एक चीज़ को यहाँ पर डाला गया था। मेंडलीव की आवर्त सारणी 1872 में जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ये सबसे बड़ी उपलब्धि थी। देखिए आप इंडिया में रहते और आपका कोई चीज़ विदेशों में प्रशंसा किया जाए, मतलब तारीफ किया जाए, तो कितना बड़ा बात होता है। उसी तरह से देखिए मेंडलीव की आवर्त सारणी 1872 में, मेंडलीव था रूस का, और उसका आवर्त सारणी जो पीरियोडिक टेबल बनाया था उसको जर्मनी का समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया था, पब्लिश किया गया था। तो देखिए कितना एक खुशखबरी की बात थी। तब तो समझिए कि मेंडलीव कितना ज़्यादा फेमस हो गए थे। उसका पीरियोडिक टेबल को, वो जो रूस का साइंटिस्ट है, रासायनिक है, लेकिन उसका पीरियोडिक टेबल इतना ज़्यादा फेमस था, मतलब फेमस हो गया था, इतना ज़्यादा चर्चा के बाद में आ गया था कि उसको जर्मनी का पत्रिका में, मैंने समाचार पत्र में छापना पड़ा। 1872 की बात है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। उसके बाद देखिए मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थानों को भी छोड़ दिया। देखिए वो माने सोच लीजिए एक तरह से भगवान था मेंडलीव। भगवान किस तरह पहले ही जान लेता कि ऐसा ऐसा होने वाला है ना। उसी तरह से मेंडलीव भी एक तरह से सोच लीजिए कि भगवान ही था। उसने अपना पीरियोडिक टेबल बनाया, लेकिन न्यूलैंड की तरह मतलब घमंडी नहीं था। उसने बोल दिया था, न्यूलैंड ने क्या बोला था, मात्र छपने को तत्व रहेगा और आगे नहीं खोजोगा, है ना। लेकिन मेंडलीव ने मतलब भविष्य को देखते हुए अपना पीरियोडिक टेबल बनाया था। उसने कुछ खाली जगह भी छोड़ दिया था, जो अभी तत्व मैंने खोज नहीं हुआ था उन लोग को भी उसके लिए जगह छोड़ दिया था कि मान लेते हैं आगे भविष्य में तत्व आएगा तो उसको फिर जगह दिया जाएगा, तो उसके लिए हम खाली जगह छोड़ देते। तो इस तरह से उसने काम किया था, है ना, बहुत समझ कर। तो उसने रिक्त स्थानों जो छोड़ दिया था, है ना। तो रिक्त स्थानों देखिए छोड़ना बड़ी बात नहीं है, लेकिन छोड़ने ये तो छोड़ दिया, ठीक है, बता दिया कि भविष्य में तत्व आएगा उसको यहाँ पर हम जगह दे देंगे, ठीक है। लेकिन उसका नाम क्या होगा तत्व का, जो भविष्य में खोज होगा उस तत्व का नाम क्या होगा, वो भी पहले ही उसने नामकरण कर दिया था। क्या किया था उसने, पहले ही आने वाले तत्व का नामकरण कर दिया था। कैसे किया था नामकरण, उसने एक की पॉइंट लिया था कि जो भी खोज होगा उसमें एका जोड़ देंगे, ठीक है। एका उपसर्ग मतलब कोई भी नाम रहेगा उसके पहले एका लिख देंगे, ठीक है। जैसे देखिए, जैसे जो खाली जगह छोड़ दिया था, तो बाद में ज्ञात होने वाले स्कैंडियम, जैसे बाद में कौन कौन खोज हुआ था, स्कैंडियम खोज हुआ था, गैलियम खोज हुआ था, जर्मेनियम, 3 को तत्व बाद में खोज हुआ था। और उनके गुणधर्म क्रमशः देखिए, उसका गुणधर्म किसके जैसा मिलता था, उसने पहले ही बोल दिया था कि जो भी आएगा खाली जगह में वो एका बोरोन होगा, और एका बोरोन का ही गुणधर्म आपका स्कैंडियम का गुणधर्म दिखा रहा था, मतलब दोनों का सेम हो रहा था, इसलिए एका बोरोन का जगह में हम लोग लाके स्कैंडियम को रख दिए। फिर एका एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद में जो खाली जगह बचा था उसको एका एल्युमिनियम नाम दे दिया कि जो भी तत्व आएगा उसका नाम एका एल्युमिनियम होगा। और एका एल्युमिनियम का गुणधर्म आपका गैलियम से मिल रहा था, इसलिए गैलियम को वहां पर एका एल्युमिनियम का खाली जगह में जाकर रख दिया। फिर जर्मेनियम को रख दिया एका सिलिकॉन का खाली जगह में, ठीक है। तो इस तरह से देखिए उसने नामकरण भी पहले ही कर दिया था, है ना। तो ये जो गैलियम दिया, जर्मेनियम दिया, स्कैंडियम दिया, ये तो बाद में नाम पड़ा था, है ना। तत्व रहेगा तो सबका तो नाम पड़ेगा ही ना, है। लेकिन पहले ही उसने भविष्यवाणी में कर दिया था कि इसका नाम यदि मान लेते ये सब नाम नहीं रहता, मान लेते आज के ज़माना में ये सब नाम नहीं रहता, तो उस तत्व का नाम क्या नाम रहता, उस तत्व का नाम रहता एका बोरोन, एका एल्युमिनियम, एका सिलिकॉन नाम रहता, ठीक है। लेकिन बाद में IPSC नाम जब रखा गया था तब स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम ये सब रखा गया, ठीक है। देखिए उसके बाद क्या हुआ, देखिए हाइड्रोजन को आवर्त सारणी में निश्चित स्थान नहीं दिया जा सकता है। देखिए सब वैज्ञानिक आया, ठीक है। और अभी भी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें भी अगर आप देखेंगे तो एक ही वो कमी आपको देखने को मिलेगा, क्या जानते हैं क्या, हाइड्रोजन का स्थान फिक्स नहीं है, ठीक है।
मैंने मेन वो गलती क्या देखने को मिलेगा कि हाइड्रोजन का जगह फिक्स नहीं, अभी भी नहीं। आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे उसमें भी हाइड्रोजन का जगह फिक्स नहीं है। कभी आप देखेंगे कि फर्स्ट समूह में रहेगा, मैंने ग्रुप 1 में रहेगा, तो कभी आप देखेंगे सबसे लास्ट में रहेगा, तो कभी कभी आप करोगे पीरियोडिक टेबल में तो ये भी देखेंगे कि बीच में जाकर रख देता है हाइड्रोजन को। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो हाइड्रोजन का आखिर जगह फिक्स नहीं है, तो क्यों फिक्स नहीं है ये भी तो हमको समझना पड़ेगा ना। तो देखिए हाइड्रोजन जो है ना वो बहुत सारा तत्व, जिसमें मैंने बहुत सारा गुणधर्म शो कर रहा था, ठीक है, बहुत सारा कैरेक्टर शो कर रहा था, बहुत सारा प्रॉपर्टीज शो कर रहा था। इसलिए अब देखिए जो बहुत सारा गुण शो करेगा, एक वो उसका अपना खुद का गुण नहीं रहेगा, तो उसको खुद का गुण ही नहीं है ना, अपना गुण वो नहीं दिखा रहा है, तो उसको एक अलग सा हम समूह में कैसे रखेंगे। वो सबका गुण दिखा रहा है, तो इसलिए कभी हम उसका जगह में रख देते हैं जो जिस तरह का गुण दिखा रहा है, कभी उसका जैसा गुण दिखा रहा है तो उसका समूह में रख दिए, है ना। तो इसलिए देखिए जिस तरह से Na क्या है, क्षार धातु है, मतलब धातु है, तो धातु का ऑक्साइड क्या बनाता है, धातु का ऑक्साइड क्षारीय होता है ना, मतलब क्षार धातु। तो इस तरह से सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम ये सब को हम क्षार धातु बोल सकते हैं। तो क्षार धातु जिस तरह से यौगिक बनाता है, जैसे क्षार धातु क्लोरीन के साथ अभिक्रिया किया तो NaCl बनाए, क्षार धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया, है ना, क्षार धातु सल्फर के साथ अभिक्रिया किया, है ना। तो ये सब, तो क्षार धातु जिस तरह से यौगिक बना रहा था उस तरह से हाइड्रोजन भी यौगिक बनाता है। ये भी HCl बना रहा है, ये भी H2O बना रहा है, ये भी H2S भी बना रहा है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो देखिए इस तरह से हाइड्रोजन के गुणधर्म क्षार धातुओं के समान मिल रहे थे। क्षार धातु मतलब बोलिए ना, सोडियम पीरियोडिक टेबल में किस ग्रुप में है, किस ग्रुप में बोलिए, फर्स्ट ग्रुप में, है ना, फर्स्ट ग्रुप में है। तो इस तरह से इसीलिए इस बात के लिए हम लोग हाइड्रोजन को फर्स्ट ग्रुप में कभी कभी रख देते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए हाइड्रोजन जो है ना, हैलोजन की बात है, हाइड्रोजन भी द्विपरमाणु अणु के रूप में पाई जाती है। कैसे देखिए, हम लोग जानते हैं कि हैलोजन क्या होता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, ये सब होता है। तो Cl2 होता है ना, Br2 होता है ना, IO2 होता है। उसी तरह से हाइड्रोजन भी H2 के फॉर्म में पाया जाता है, आप जानते होंगे हाइड्रोजन गैस। तो देखिए आप बोलिए ये वाला जो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, ये पीरियोडिक टेबल में कौन सा ग्रुप का है, ये ग्रुप 17 का है। तो इसीलिए कभी कभी इसको ग्रुप 17 में भी रख देते हैं हाइड्रोजन को, उसका जैसा गुण दिखा रहा है ना। तो इसीलिए देखिए हाइड्रोजन का जगह फिक्स नहीं है, किस लिए कि यही कारण से हाइड्रोजन धातु और अधातु दोनों से अभिक्रिया करके साथ संयोजक यौगिक बना सकती है। तो इतना सारा हाइड्रोजन के पास गुण है, इसीलिए उसको मैंने एक फिक्स गुण नहीं है, वो बहुत सारा गुण दिखाता है, इसलिए हाइड्रोजन का स्थान फिक्स नहीं है। ठीक है, निश्चित नहीं है। अब देखते हैं हम लोग क्या है आगे। हम लोग देखेंगे कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में समस्थानिकों को भी जगह नहीं मिला। देखिए इसका कुछ लिमिटेशंस था ना, पहला कि वो हाइड्रोजन को जगह नहीं दे पाया, दूसरा कि उसका देखिए अब हर चीज़ तो कोई नहीं ना 100% बता सकता है, लेकिन बहुत कुछ बता दिया था, ऐसा बात नहीं है, इसीलिए तो उसको भगवान बोला जाता है पीरियोडिक टेबल का, है। तो मेंडलीव के आवर्त सारणी में देखिए, क्योंकि उस समय देखिए मेन बात था, देखिए न्यूलैंड ने अक्रिय गैसों के लिए जगह नहीं दिया था, है, लेकिन मेंडलीव ने अक्रिय गैसों के लिए भी जगह दिया था। मेंडलीव देखिए जब न्यूलैंड था उस समय अक्रिय गैस का खोज नहीं हुआ था, इसलिए उसको नहीं पता था और वो इसलिए पीरियोडिक टेबल में जगह नहीं दे पाया था। ठीक है, लेकिन मेंडलीव के समय भी अक्रिय गैस का खोज नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी उसने अक्रिय गैस का जगह छोड़ दिया था। देखिए तो कैसे पता चल गया उसको, मेंडलीव को, है। उसी तरह से देखिए, लेकिन एक चीज़ था कि मेंडलीव को ये नहीं पता चला था, मतलब उस समय खोज ही नहीं हुआ था समस्थानिकों का, जिस तरह हम लोग पिछला चैप्टर में पढ़े थे, कार्बन का समस्थानिक कितना होता है, C6H12 होता है, कोमा C6H13 होता है, कोमा C6H14 होता है ना। फिर हाइड्रोजन का H1 होता है, H1 2 होता है, H1 3 होता है ना। तो ये सब क्या समस्थानिक, देखिए सबका परमाणु संख्या सेम है, मतलब सबका रासायनिक गुण समान है। देखिए परमाणु संख्या समान है, मतलब सबका रासायनिक गुण समान है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग है, 13 14, है ना, 12 13 14, 1 2 3, मतलब सबका परमाणु द्रव्यमान अलग अलग है। और मेंडलीव का सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी कि उसने पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को सजाया था, तत्वों को सजाया था परमाणु द्रव्यमान के बेसिस पर, है, यही वाला तो गलत काम कर दिया था। इसीलिए जब मान लेते समस्थानिकों का खोज नहीं हुआ था, लेकिन समस्थानिकों का जगह तो छोड़ना चाहिए था, लेकिन कैसे छोड़ता वो अपना पीरियोडिक टेबल किस बेसिस पर सजाया था, परमाणु द्रव्यमान के बेसिस पर। ठीक है, इसलिए मेंडलीव की आवर्त सारणी में समस्थानिकों को जगह नहीं मिला। तो ये भी आपका एग्जाम में पूछता है कि मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल का खामियां क्या है, तो खामी क्या है, एक तरह का खामी क्या है, तो ऑप्शन में रहेगा ये वाला, समस्थानिकों को जगह नहीं दे पाया, है ना। क्योंकि समस्थानिक बाद में खोज हुआ था, ऐसा बात नहीं है कि पहले खोज हो गया। समस्थानिक यदि पहले खोज जाता था तो पीरियोडिक टेबल में वो जरूर जगह देता मेंडलीव, ठीक है, लेकिन बाद में खोज हुआ, उसको उतना नहीं पता चला। ठीक है, लेकिन समस्थानिकों के देखिए समस्थानिक कौन, जिसका रासायनिक गुण मतलब जो परमाणु संख्या ये सब होते समान होते, लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते। ठीक है, समस्थानिक हम लोग पिछले भी चैप्टर में पढ़े थे। देखिए मेंडलीव के आवर्त सारणी की एक और खामी यह थी कि एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर आगे बढ़ने पर परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ते थे। उसने परमाणु द्रव्यमान के ही बेसिस में इलेक्ट्रॉन को माने एलिमेंट को सजाया था ना, मतलब पहला मान लीजिए इसका ये पहला तत्व है, ठीक है,
इसका परमाणु द्रव्यमान कम है, फिर दूसरा तत्व उसका परमाणु द्रव्यमान ज़्यादा है, मान लेते हैं ये 1 इसका परमाणु द्रव्यमान 1 है, इसका परमाणु द्रव्यमान 2 है, इसका परमाणु द्रव्यमान 3 है, इसका परमाणु द्रव्यमान 4 है, हैं? तो इस तरह से बढ़ते जाना चाहिए था, हैं? इसी तरह से ना। लेकिन कहीं कहीं पर देख रहा था कि मैंने देखा गया कि उसका जो परमाणु द्रव्यमान जो है ना नियमित रूप से नहीं बढ़ते, है ना। कहीं देखा कि 7 आ गया पहले, कहीं आ गया 8 पहले, तो कहीं बाद में 7 आया, है ना। तो इस तरह से देखा गया, है ना। तो इसीलिए ये इसका खामियां हो गया, है ना, लिमिटेशन हो गया, है ना, दोष हो गया। अब आया, देखिए अब आया हमारे आधुनिक समय का आवर्त सारणी, माने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो आज तक हमारे घरों में है, ठीक है। सन 1913 में हेनरी मोजले ने इसका खोज किया था। किसने खोज किया था? आधुनिक पीरियोडिक टेबल का, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, आधुनिक आवर्त सारणी का मोजले ने, हेनरी मोजले 1913 में, है ना। हेनरी मोजले ने खोज किया था 1913 में। हेनरी मोजले ने बताया था, क्या बताया कि देखिए मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल सबसे ज़्यादा फेमस हो गया, लेकिन उसका एक वो कमी था कि वो परमाणु द्रव्यमान के बेसिस पर सजा था। लेकिन मोजले ने क्या किया, बस उसी का पीरियोडिक टेबल को चुरा करके वो अपना खाली नाम दे दिया, और क्या थोड़ा सा क्या परिवर्तन कर दिया, वो समस्थानिकों को जगह दे दिया, और एक नया काम कर दिया, क्या कि परमाणु द्रव्यमान को हटा करके उसने परमाणु संख्या को लिया बेसिस, आधार बनाया संख्या को, परमाणु संख्या को। इसीलिए हेनरी मोजले का परमाणु पीरियोडिक टेबल आज हमारे घरों में, ठीक है। नहीं तो आज हमारे घरों में मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल रहता, ठीक है। हेनरी मोजले ने क्या किया? कुछ नहीं किया। उसने क्या किया? तत्व के परमाणु द्रव्यमान की तुलना में उसका परमाणु संख्या अधिक आधारभूत गुणधर्म बताया, ठीक है, मतलब उसका परमाणु संख्या को आधार बनाया और अपना पीरियोडिक टेबल बना दिया नया, ठीक है। आधुनिक पीरियोडिक, देखिए हम लोग मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल में क्या उसका सिद्धांत देखे थे कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। लेकिन वही वाला बदल कर देखिए, उसी का लैंग्वेज को चुरा करके ये भी लिख दिया, लेकिन उसका परमाणु द्रव्यमान की जगह में एक चीज लिख दिया, परमाणु संख्या, बस, और कुछ नहीं किया, सब चोरी करके ये लिखा है, लेकिन अपना थोड़ा सा बुद्धि लगा दिया, ठीक है। देखिए उसके बाद क्या हुआ, देखिए तत्वों को उनकी परमाणु संख्या को जेड से डिनोट करते, ठीक है, कि आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर जो वर्गीकरण प्राप्त होता है उसी को आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। मतलब कुछ नहीं किया, वो परमाणु द्रव्यमान के बेसिस पर सजाया था, ये परमाणु संख्या के बेसिस में सजा दिया, और जो उसको सजाने पर जो जिस तरह का संरचना मिला, जिस तरह से सारणी मिला, उसको आवर्त मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नाम दे दिया, बस, कुछ नहीं किया, ठीक है। अब देखिए लेकिन देखिए मोजले के अंदर में घमंड नहीं था, ठीक है, ऐसा बात नहीं है। देखिए जितना भी साइंटिस्ट आ रहा था, सब जो भी खोज किया अपना नाम में दे रहा था, मतलब उसको खोज के आगे अपना नाम लगा दे रहा था। मेनली डोबेराइनर आया, अपना नाम लगा दिया डोबेराइनर का ट्रिक नियम। न्यूलैंड आया, उसने अपना नाम जोड़ दिया न्यूलैंड का अष्टक का नियम। फिर मेंडलीव आया, मेंडलीव ने लिख दिया मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल। लेकिन अब आया मोजले, उसने अपना नाम नहीं लिखा, मोजले का पीरियोडिक टेबल ये नहीं लिखा, उसने लिख दिया आधुनिक पीरियोडिक टेबल, आधुनिक मॉडर्न आवर्त सारणी। देखिए इसके अंदर में घमंड नहीं था, ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी, उसने अपना नाम नहीं लिखा था। तो आधुनिक आवर्त सारणी में 18 को ऊर्ध्व स्तंभ है, मतलब इस तरह से खड़ा 18 गो है, ठीक है, 18 गो, ठीक है, और जिन्हें समूह कहते हैं, ग्रुप कहते हैं, और 7 वो क्षैतिज पंक्तियां जिन्हें आवर्त कहते हैं। क्षैतिज पंक्तियां इसको बोलते, देखिए इसको 7 गो, ठीक है, जिसको पीरियड बोलते, ठीक है, आवर्त बोलते। अब क्या हुआ, देखिए एक ही समूह के सभी तत्वों के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। एक ही समूह के, मतलब इस तरह से जो समूह बना था, मान लेते एक समूह में, मान लेते ये एक समूह, ठीक है, तो इसमें जितना भी तत्व रहेगा, जितना भी तत्व है, ठीक है, जितना भी तत्व है, सबका क्या है, आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होगा। यदि 2,3 आ रहा है तो सबका लास्ट में 3 गो आएगा, सबका लास्ट में 3 गो इलेक्ट्रॉन आएगा, मतलब सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान रहेगा। और आधुनिक आवर्त सारणी में समूह मतलब ग्रुप बाहरी कोष के सर्वसम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दर्शाता, अभी जो मैंने बताया, ठीक है, समान इलेक्ट्रॉन। अब आपको एक होमवर्क मिलता है, ठीक है, जो पिछला चैप्टर हम लोग पढ़े थे वही वाला होमवर्क, ठीक है, कि निम्नलिखित तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। लिथियम का, बेरिलियम का, बोरान का, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये सब का क्या करना है आपको, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। बहुत ईजी, आप बना सकते हैं, हमको विश्वास है। लिथियम को एग्जाम्पल में देके आपको समझा देता हूँ, ठीक है। जैसे लिथियम का हमको करना है, लिथियम का इस तरह से लिथियम लिख देंगे, इस तरह से तीर का निशान दे देंगे। हो सके तो परमाणु संख्या भी यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दीजिए, हो सके तो परमाणु संख्या भी लिख दीजिए 3, और इसको लिख दीजिए 2,1, बस हो गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। या फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर भी आप डैश दे सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, है ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर डैश दे सकते हैं, और यहाँ पर 2,1 लिख सकते हैं। उसी तरह से आपको सबका करना है, हमको विश्वास है कि आप ये सब कर सकते हैं, ठीक है, बताने की जरूरत नहीं, और एक बता करके भी दिखा दिया। अब देखिए बच्चों क्या करना है हमको, एक ही आवर्त के सभी तत्वों के कोषों की संख्या समान होती है। अभी हम लोग ग्रुप में क्या देखे, सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान था। अब हम लोग पीरियड में क्या देखेंगे, सब में
नंबर ऑफ कोष समान रहेंगे। नंबर ऑफ कोष मतलब कोषों की संख्या, मतलब क्या हुआ, जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 2,8,8, इस तरह आते रहता है, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, के सेल बोलते हैं, मतलब के कक्षा बोलते हैं, एल कक्षा बोलते हैं, के एल एम बोलते हैं। तो पीरियड में क्या होगा, इस तरह से पीरियड में क्या होगा, यदि मान लेते एक पीरियड ले लीजिए, ये एक पीरियड है, ठीक है, तो इसके अंदर में जो भी तत्व होंगे सब में समान क्या रहेंगे, सब में क्या रहेंगे, समान क्या रहेंगे, कोषों की संख्या समान रहेंगी, क्या रहेंगी, कोषों की संख्या समान रहेंगी, ठीक है। यदि एक पीरियड में है ना, यदि एक पीरियड में यदि के एल एम तक गया है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एम तक गया है, तो एक तत्व का यदि एम तक गया है तो सभी तत्व के एम तक जाएगा, ठीक है, सब तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एम तक जाएगा, ठीक है, के एल एम तक जाएगा, मतलब एम के बाद एन तक नहीं चल जाएगा, एम तक ही जाएगा, मतलब सबका कोष की संख्या समान है। के एल एम टोटल कई गो कोष हुआ, एक गो, दो गो, तीन गो डिब्बा हुआ ना, है, तो सब पीरियड में क्या होगा, पीरियड में सबका डिब्बा की संख्या समान होगी, ठीक है, और ग्रुप में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होगा, लास्ट में जो भी इलेक्ट्रॉन आता है संयोजकता इलेक्ट्रॉन सबका समान होगा। अब देखिए अब देखिए जो आपका आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाएंगे, जैसे जैसे हम लोग पीरियड किसको बोलते हैं, ये वाला हॉरिजॉन्टल लाइन को, जैसे जैसे हम लोग पीरियड में है ना, जैसे जैसे हम लोग पीरियड में ये लेफ्ट हुआ है ना, ये राइट हुआ है ना, मतलब बाईं ओर से दाईं ओर हम लोग जा रहे हैं, तो जैसे जैसे हम लोग बाईं ओर से मतलब लेफ्ट टू राइट जाएंगे है ना, लेफ्ट टू राइट जाएंगे मतलब इधर जा रहे हैं, ठीक है, तो यदि परमाणु संख्या में इकाई की वृद्धि होती है, ठीक है, यदि परमाणु संख्या में इकाई की वृद्धि हो रहा है, मतलब एक एक बढ़ रहा है, परमाणु संख्या एक एक बढ़ रहा है, तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या में भी इकाई की वृद्धि होगी। सही बात है कि इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाता है ना, एक एक इलेक्ट्रॉन भरते जाता है लास्ट का माने अंतिम का कोष में, तो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है ना, क्योंकि परमाणु संख्या बढ़ रही है, क्योंकि हम लोग पीरियोडिक टेबल जो आधुनिक आवर्त सारणी वो किस बेसिस पर बनाए, परमाणु संख्या के ही बेसिस में बनाए ना। तो पहले मान ले परमाणु संख्या 1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 5 हुआ, इस तरह चलते रहा, तो 1 से लेकर 2, तो कई गो इलेक्ट्रॉन बढ़ा, परमाणु संख्या बढ़ा माने 1 से लेकर 2, एगो पहले एगो इलेक्ट्रॉन था, अब कई गो इलेक्ट्रॉन हो गया, अब 2 गो इलेक्ट्रॉन हो गया, मतलब कई गो इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, एक इलेक्ट्रॉन, फिर 2 से 3 गो हो गया, माने परमाणु संख्या 1 बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन भी 1 बढ़ गया, बस यही वाला संयोजकता इलेक्ट्रॉन 1 बढ़ गया, ठीक है। चलिए इतना समझ में आ गया। अब देखिए एक चीज़ आपको याद रखना है, इसके लिए एक फॉर्मूला भी है, लेकिन फॉर्मूला से आपको ज़्यादा माने माथा कंफ्यूज होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए कि प्रत्येक आवर्त में कितने तत्व होते हैं, है ना, कितने तत्व, जैसे पहले पीरियड में कई गो तत्व है, दूसरा पीरियड में कई गो तत्व है, जैसे अभी हम लोग आधुनिक मैंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखे ना कि ऊपर में लिखा था कि 18 गो पीरियड 18 गो ग्रुप होता है और 7 गो पीरियड होता है, तो 7 गो पीरियड में पहला पीरियड में कई गो इलेक्ट्रॉन मतलब तत्व हुआ, एलिमेंट हुआ, दूसरा पीरियड में कई गो तत्व हुआ, तीसरे पीरियड में कई गो तत्व हुआ, चौथे पीरियड में, इस तरह से 7वें पीरियड में कई गो तत्व है, उसको आपको याद रखना है, ठीक है। इसके लिए एक फॉर्मूला भी है, ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2n² होता है। इस फॉर्मूला के द्वारा आपको काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होगा, इसलिए आप इसको याद नहीं रखिए, यदि एग्जाम में आपको पूछेगा कि उसका फॉर्मूला क्या आता है तो 2n² टिक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं पहला आवर्त में फर्स्ट पीरियड में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, आपको पीरियोडिक टेबल दिखाता हूँ। चलिए देखिए ये पीरियोडिक टेबल मैंने हाथ से बनाया है, कैसे लगा आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए, मेहनत बहुत ज़्यादा लगा होगा। देखिए फर्स्ट पीरियड में देखिए हाइड्रोजन है, और कौन है पता कीजिए, देखिए हीलियम है, माने फर्स्ट पीरियड में कई गो इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। सेकेंड और थर्ड पीरियड में देखिए, ध्यान से देखिए, सेकेंड और थर्ड में, सेकेंड में यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8, और थर्ड में भी देखिए गिन के उतना ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने फर्स्ट पीरियड में 2 इलेक्ट्रॉन था, मैंने सॉरी इलेक्ट्रॉन बार बार आ जा रहा मुँह में, फर्स्ट पीरियड में 2 गो एलिमेंट है, तत्व है, सेकेंड और थर्ड पीरियड में 8 गो तत्व है, ठीक है, सेकेंड और थर्ड पीरियड में 8 गो तत्व है, ठीक है। 4 और 5th पीरियड में कई गो तत्व है, 4 और 5th पीरियड में 18 गो तत्व, आप गिन कर देख लीजिए, ठीक है। और 6th पीरियड में जो है ना वो टोटल 32 गो तत्व है, आप गिन कर देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, लेंथेनम के अंदर में जो है ना, लेंथेनम जैसे देखिए इसका परमाणु संख्या को ध्यान से देखिए, परमाणु संख्या इधर लिखा है, इधर लेफ्ट में 57 है, और हाफनियम का देखिए 72 है, मैं जूम करता हूँ, देखिए थोड़ा इसको रेस्ट होने दीजिए, देखिए इधर देखिए बच्चों, लेंथेनम का परमाणु संख्या कितना है, 57 है, और हाफनियम का परमाणु संख्या कितना है, 72 है। ये कैसे होगा बोलिए, तो ये कैसे किया, ये लेंथेनम का अंदर में ही लेंथेनॉइड सीरीज है जो 58 से स्टार्ट होता है, 58 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है, 58 से स्टार्ट होता है और आपका
71 तक जाता है, 71 तक, परमाणु संख्या 71 तक जाता है, इसीलिए यहाँ पर है ना 72 से स्टार्ट हुआ है। देखिए इसीलिए यहाँ पर 72 से स्टार्ट हुआ है। तो मतलब 58 से लेकर 71 तक लेंथेनॉम के ही अंदर में है, इसीलिए इसके अंदर में टोटल 32 गो एलिमेंट है। यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि यहाँ पर 14 को नीचे में लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद सातवां पीरियड में टोटल 19 गो तत्व है, ठीक है। सातवां पीरियड में कई गो एलिमेंट है? 19 गो एलिमेंट है, 19। अब आखिर आप पूछेंगे कि कैसे 19 गो तत्व है, क्योंकि देखिए यहाँ पर तो ये तो अभी वर्तमान में ये सब खोज हो गया है ना, ये सब जो बाद में लिखा है ये सब वर्तमान में खोज हुआ है, लेकिन जब मोज़ले आया था उस समय ये सब खोज नहीं हुआ था, उस समय खोज नहीं हुआ था ये सब तो नया लिखा हुआ। अभी बहुत सारे पीरियोडिक टेबल में आपको ये सब नहीं देखने को मिलेगा, मॉस्कोवियम, लिवर रोबियम, ये सब नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सब मैंने कहीं से खोज के लिखा है, ठीक है, तो नहीं देखने को मिला, लगभग मानिए लेता है कि नहीं है, ठीक है। इसलिए बहुत सारा तत्व नहीं है, खाली जगह छूटा हुआ है, इसलिए सातवां तत्व में 19 गो एलिमेंट है, ठीक है। आप याद रखिएगा, यही वाला बात जान के एग्जाम में पूछता है, अच्छा कम्पिटेटिव एग्जाम में, कि सातवां पीरियड में कई गो एलिमेंट है, तो 19 गो एलिमेंट है, ठीक है। आप गूगल में भी सर्च करके देख सकते हैं, सातवां पीरियड में आपको 19 गो तत्व मिलेगा, है ना। देखिए सातवां पीरियड में 19 गो तत्व है। अब मैं एक और आपको होमवर्क देना चाहता हूँ, ठीक है। मुझे विश्वास है कि आप सब ये सारा होमवर्क काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। 1 से लेकर 20 तक के तत्वों की संयोजकताएं ज्ञात कीजिए। संयोजकता आप नहीं निकालने सकेंगे, बोलिए तो। अभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए थे, वही वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन बचता है ना, ये वाला, तो इसको 8 करने के लिए कितना चाहिए? 2 चाहिए, तो वही उसका संयोजकता हो जाता है। तो आपको केवल संयोजकता लिखना है, संयोजकता इलेक्ट्रॉन नहीं लिखना है, 6 का नहीं लिख देना, आपको संयोजकता लिखना है, 2 लिखना है। किसी में 3 बचा है तो उसका संयोजकता कितना होगा, बोलिए तो। अब ये 3 8 नहीं कर सकता, ये 3 किसी को दे सकता है, मतलब ये इसका संयोजकता 3 हो जाएगा, ठीक है। मतलब 4 से कम रहा तो उसका संयोजकता, जो उसका इलेक्ट्रॉन है वही उसका संयोजकता भी हो गया। और 4 से ज़्यादा है, 5 6 7, तो उसका जो 8 करने के लिए जितना चाहिए वो उसका संयोजकता हो जाता है, ठीक है। तो इतना आप समझ जाएंगे, हमको विश्वास है, ठीक है। हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है, बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पर एरो का साइन दिया, तीर का साइन दिया। हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या 37 पिकोमीटर है। ये जो PM लिखा है ना, PM, ये स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है, दोनों स्मॉल लेटर में लिखा है, P भी स्मॉल लेटर में है और M भी स्मॉल लेटर में। तो 37 पिकोमीटर और 1 पिकोमीटर बराबर होता है, 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻12 मीटर। देखिए इसलिए यहाँ पर 37 × 10⁻12 मीटर भी मैंने अथवा में लिख दिया, ठीक है। तो हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या अगर आपको मीटर में पूछेगी तो 37 × 10⁻12 मीटर, और यदि आपको ऐसा ही पूछ देगा जिस तरह ऑप्शन में रहेगा 37 पिकोमीटर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। सेंटीमीटर में रहेगा तो आप इसको सेंटीमीटर में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए आवर्त में यानी पीरियड में अगर बाएं से दाएं ओर जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या घटती है, माने परमाणु की त्रिज्या छोटी होती जाती है। कैसे आप पूछेंगे नहीं, कैसे खाली मुंह से बोलने से हो जाएगा। इधर देखिए यही होता है ना पीरियड, हाँ। तो यहाँ पर एक तत्व है मान लेते, यहाँ से दूसरा तत्व है मान लेते, यहाँ तीसरा तत्व है मान लेते, यहाँ चौथा तत्व है, इस तरह से 8 18 जितना है तत्व, ठीक है। हमको नहीं लेना देना उससे, हमको यहाँ पर केवल जानना कि परमाणु त्रिज्या इधर से जाने पर लेफ्ट टू राइट जाने पर ये जितना बड़ा था ये अब उससे छोटा हो गया, ये अब उससे और छोटा, ये उससे भी छोटा हो गया। तो क्यों ऐसा होता है? तो देखिए पीरियड में हम जैसे जाएंगे, ये क्या है, पीरियड है, ठीक है। पीरियड में हम लोग जैसे जाएंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम था, है ना, इलेक्ट्रॉन कम था क्योंकि देखिए परमाणु संख्या इसका कम था। मान लेते इसका परमाणु संख्या 5 था, अब 6 हो गया, अब 7 हो गया, अब 8 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर परमाणु संख्या कम है तो इलेक्ट्रॉन भी कम होगा, तो इलेक्ट्रॉन कम होगा तो प्रोटॉन भी कम होगा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कम होगा तो खींचने का जो क्षमता है वो कम ही होगा, है ना। और जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ रहा है इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रहा है, प्रोटॉन की संख्या बढ़ रहा है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खींचेगा और खींच के उसको अपनी ओर खींच लेगा और खींच कर छोटा बना देगा। फिर और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आएगा और ज़्यादा उसको खींचेगा और छोटा कर देगा, और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आएगा और ज़्यादा उसको खींच कर और छोटा कर देगा। तो इस कारण से जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आएगा आवेश बढ़ेगा तो क्या होगा, आकर्षण का क्षमता बढ़ते जाएगा, और आकर्षण बढ़ते जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का साइज मतलब परमाणु का साइज छोटा होते जाएगा। इसीलिए हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते। तो आपको कारण क्या बताना है, कारण आपको इतना नहीं बताना है, खाली कारण इतना ही बता देना है, आवेश के बढ़ने के कारण अंतः आकर्षण, जो परमाणु के अंदर में जो आकर्षण का होता है काम वो बढ़ते जाता है, आकर्षण का क्षमता बढ़ते जाता है, जिस कारण से परमाणु का साइज छोटा होते जाता है, परमाणु की त्रिज्या छोटा होते जाता है, ठीक है। पीरियड में, अब ग्रुप में ऐसा नहीं होता है, ग्रुप में इसका उल्टा होता है। समूह में देखिए पीरियड ग्रुप में ऊपर से लेकर नीचे तक जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, परमाणु का साइज बढ़ता है। किस कारण से, हम ये हो गया ग्रुप, ठीक है, ये हो गया ग्रुप। यहाँ पर एक तत्व होगा, यहाँ पर दूसरा तत्व होगा, यहाँ पर उससे बड़ा तत्व होगा। तो ऐसा कैसे होता है? देखिए हम लोग जानते हैं कि ऊपर से लेकर नीचे तक जा रहे हैं तो परमाणु संख्या अभी भी बढ़ रहा है,
यहाँ पर कुछ होगा, ठीक है, यहाँ पर कुछ परमाणु संख्या होगा, मान लेते 1 होगा, फिर 2 हो गया, 3, ऐसा होता नहीं है, ठीक है, मान लेते ऐसा होगा, ठीक है। तो देखिए, तो आप ये भी तो बोलेंगे कि वहाँ पर भी परमाणु संख्या बढ़ रहा था, यहाँ पर भी बढ़ रहा है, तो यहाँ जिस तरह वहाँ पर साइज छोटा हो रहा था तो यहाँ पर भी साइज छोटा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा बात नहीं है। हम लोग क्या बोले थे कि पीरियड में समान क्या रहता है, समान कोषों की संख्या समान रहती है, यानी डिब्बा की संख्या समान रहता है, KLM, याद आ रहा है कुछ, है ये समान होता है। तो जितना डिब्बा है उसी के अंदर में तो इलेक्ट्रॉन भराएगा ना। अब जगह कम है और उसमें ज़्यादा आदमी आप जाकर भरेंगे, रूम तो आपका छोटा है और ज़्यादा आदमी भरेंगे, हैं, तो सब लोग सकता जाएगा, हैं, मैंने ये हो जाएगा, ठीक है, हेल फेल नहीं होगा। और देखिए, लेकिन देखिए पीरियड में कैसा, मैंने ग्रुप में क्या होता है, देखिए ग्रुप में हम लोग क्या बोले थे कि कोष की संख्या बढ़ती जाती है, भले कॉन्फ़िगरेशन माने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान रहता है सबका, बाहरी कक्षा में जय को इलेक्ट्रॉन है वही सबका रहता है, उतना ही रहता है, ठीक है, दो दो को सबका बाहरी कक्षा में दो ही इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान रहता है ग्रुप में, ठीक है, ये ग्रुप का बात कर रहे हैं, ठीक है, ग्रुप में। लेकिन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान रहता है, लेकिन इसका कोष की संख्या बढ़ते जाता है, यानी पहले के था, ओ मिट गया ना, देखिए पहले मैंने KL तक जा रहा था इलेक्ट्रॉन, सब में KL तक जा रहा था, KL तक इधर, है ना, KL, अब इसमें KLM तक जाने लगा, अब इसमें KLMN तक जाने लगा इलेक्ट्रॉन। मतलब देखिए घर डिब्बा की संख्या बढ़ रहा है, यहाँ पर 2 डिब्बा था, यहाँ पर 3 डिब्बा हो गया, यहाँ पर 4 डिब्बा हो गया, है ना, तो डिब्बा की संख्या बढ़ रहा है, जिस कारण से ये इतना छोटा था, अब ये इतना बड़ा हो गया, अब ये इतना बड़ा हो गया। तो भले चार्ज बढ़ रहा है, आवेश बढ़ रहा है, फिर भी इसका घर की संख्या बड़ा हो रहा है, डिब्बा की संख्या बड़ा हो रहा है, इसीलिए इसका साइज बड़ा हो रहा है, ठीक है। आवेश बढ़ रहा है, ऐसा बात नहीं कि आकर्षण बल नहीं लग रहा है, आकर्षण बल भी लग रहा है, लेकिन इसका डिब्बा की संख्या बढ़ते जा रहा है। आप जितना आकर्षण लगाएंगे लगाइए ना, हम डिब्बा बढ़ा देंगे, जाइए, है ना। तो इस कारण से ऐसा होता है कि ग्रुप में जाने पर साइज बढ़ता है और परमाणु त्रिज्या, और पीरियड में जाने पर परमाणु त्रिज्या घटता है, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा से आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में क्या होता है कि एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा धातुओं को अधातुओं से अलग करती है। तो चलिए मैं अपना पीरियोडिक टेबल में आपको दिखाता हूँ एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा है क्या नहीं, इसमें तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ पर होना चाहिए था। देखिए एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा कहाँ पर होना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए बोरान, है ना, सिलिकॉन जर्मेनियम के बीच में, आर्सेनिक के बीच में, यहाँ पर इसके बीच में, है ना, इस तरह से पोलोनियम इसके बीच में। ये टेढ़ी मेढ़ी जो रेखा है ना, ये इधर धातु है और इधर अधातु है, बस धातु को अधातु से अलग करने के लिए ये टेढ़ी मेढ़ी रेखा बनाया गया है, ठीक है। ये समझ में आ गया टेढ़ी मेढ़ी रेखा क्या है, धातु को अधातु से अलग करने के लिए, ठीक है। और अब आपको देखना पड़ेगा जो आप पहले से पढ़ चुके हैं, उपधातु क्या होता है, अर्ध धातु, ठीक है। उपधातु वैसे तत्व जो धातु और अधातु दोनों के गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। वैसे तत्व जो धातु और अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करें उसको उपधातु कहते हैं। जैसे नेचर में 7 गो उपधातु है, क्या क्या, चले मैं आपको पीरियोडिक टेबल में ही दिखा देता हूँ। चलिए पीरियोडिक टेबल में ही दिखा देता हूँ कि कौन वाला उपधातु है। देखिए यहाँ पर देखिए बोरान, ये पहला उपधातु है, ठीक है, पहला, जिसको अंग्रेजी में मेटालॉइड्स बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, बोरान है, फिर सिलिकॉन है उपधातु, ठीक है, फिर जर्मेनियम भी उपधातु है ना, लाइन तो इस तरह गया था ना, ठीक है, इस तरह से गया था, जर्मेनियम भी उपधातु है ना, आर्सेनिक भी उपधातु है, ठीक है, फिर यहाँ पर Sb एंटीमनी भी उपधातु है, टेलुरियम भी उपधातु है और पोलोनियम भी उपधातु है। बस इतना आपका उपधातु है, ठीक है। देखिए गिन के देखिए 7 को हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 7 को हो गया। तो ये सब आपका उपधातु है, ये उपधातु है, ये उपधातु है, और ये 2 को उपधातु है, ये 2 को उपधातु है, और यहाँ पर 1 उपधातु है। तो ये सब उपधातु है मेटालॉइड से, ठीक है। बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम, ठीक है। सबका परमाणु संख्या आप यहाँ देख सकते हैं, सबका परमाणु द्रव्यमान भी देख सकते हैं, ठीक है। इसका तो PDF मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर ही दूंगा, आप वहाँ से अच्छा से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए, अब 4 पॉइंट है, ज़्यादा है नहीं, चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। देखिए क्या करना है, देखिए धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाती है, जैसा कि आपने पिछले चैप्टर में भी आपने पढ़ा था कि धातुएं क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को त्याग करती है, न कि ग्रहण करती है। धातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं कर सकती, धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकती है। ये काफ़ी भोले भाले होते हैं, कोई आएगा इससे लड़ने के लिए तो इसके पास जो भी सामान रहेगा ये जाकर दे देगा उसको, ठीक है। धातु झगड़ा नहीं करता, ये जाकर अपना सामान दे देता है। मतलब धातु के पास इलेक्ट्रॉन है, ये किसी को जाकर दे देता है, त्याग कर देता है, और त्याग करने के बाद खुद पर प्लस चार्ज बना देता है, ठीक है, खुद पर प्लस चार्ज बना लेता है। किस तरह से, मान लेते कोई धातु M है ना, तो खुद पर प्लस चार्ज किस तरह से बना लेते हैं, M का माथा आटो में प्लस चार्ज आ जाता है। जैसे किसी को 1 इलेक्ट्रॉन दान कर दिया, 1 प्लस चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन दान कर दिया, 2 प्लस चार्ज, 3 इलेक्ट्रॉन दान कर दिया, 3 प्लस चार्ज, ठीक है, इस तरह से होता है।
अधातु है, ये तो महागरीब है, ये तो महागरीब है, ये तो महागरीब है, ये तो दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेने के लिए हमेशा अपना हाथ आगे बढ़ाए रखता है। अधातु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बना लेता है, ले और कर्जा में डूब जाता है, और कर्जा में डूब जाता है। जैसे कोई धातु अधातु एम है, ठीक है, एम है अधातु, वो इलेक्ट्रॉन लिया, यदि एक इलेक्ट्रॉन लिया किसी से तो ए को माइनस चार्ज, दो को इलेक्ट्रॉन लिया किसी से, दो को माइनस चार्ज, तीन को इलेक्ट्रॉन किसी से लिया, तीन को माइनस चार्ज, ठीक है। तो इस तरह से अधातु गरीब होता है और धातु अमीर होता है, ठीक है। आवर्त सारणी में मतलब आवर्त में मतलब पीरियड में आवेश के बढ़ने से इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता घटती है। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि पीरियड है ये वाला, इधर साइज घटता है, किस कारण से घटता है, आवेश बढ़ता है। आवेश जैसे जैसे बढ़ रहा है, आकर्षण का क्षमता बढ़ रहा है, मतलब प्रोटॉन उसको खींच रहा है अपनी ओर, नाभिक की ओर खींच रहा है, तो जिस कारण से वो बाहर नहीं निकल पा रहा है, कोई उसके साथ साझेदारी करने आएगा तो वो बोलेगा कि नहीं मेरा पास खुद से जोर लग रहा है, हम इलेक्ट्रॉन जाकर तुमको नहीं दे सकते, हमको बांध के रखा हुआ है। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता इसके पास कम होती है पीरियड में, है ना। और वहीं हम लोग समूह में बात करेंगे तो इसके पास ज़्यादा डिब्बा है, तो ये बोलेगा ठीक है हम लोग काफ़ी दूर दूर में है, नाभिक से हम लोग बहुत दूर में है, ठीक है, तो हम लोग अपना इलेक्ट्रॉन दान करके किसी से साझेदारी कर लेते हैं, ठीक है, दान नहीं करता, साझेदारी करके अपना यौगिक बना लेता है, ठीक है। तो समूहों में क्या करता है, समूहों में नाभिकों के बीच में क्या होती है, माने नाभिक का इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होता है, आकर्षण का बल कम होता है, क्योंकि इसका घर की संख्या ज़्यादा होता है, डिब्बा की संख्या ज़्यादा होता है। तो समूहों में साइज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता बढ़ती है। नाभिक से जैसे जैसे दूर चलते रहता है इलेक्ट्रॉन दूर चला जाता है, तो उसका नाभिक से अब कंट्रोल कम हो जाता है। नाभिक से जैसे बच्चा घर से दूर चला जाता है तो अब उसके पास साहस आ जाता है कि हम दूर जाके घुर सकते हैं, है ना। तो समूहों में साइज बढ़ने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता बढ़ जाती है। तो ये पूरा चैप्टर बच्चों खत्म हो गया। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो जैसे आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि वीडियो उस तक भी पहुँचाइए और हम लोग के चैनल को उन तक भी पहुंचाइए और सब्सक्राइब करने बोलिए, ताकि हमारा फैमिली और भी ज़्यादा बड़ा हो सके। हम लोग साथ साथ वीडियो को देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे और मिल बांट कर पढ़ेंगे, ठीक है। तो वीडियो सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और इसका पीडीएफ का लिंक पूरा पीडीएफ भी मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा। आप वहाँ से लिखिए, चाहे पढ़िए, चाहे आप याद कीजिए, जो करना है आपका मन, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से ज्वाइन कर दीजिए, ज्वाइन कर जाइए। तो बस अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।